जय हिंद एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं उसका नाम है इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री, जिसका सिंपल सा मतलब होता है बैंकों का इतिहास भारत में किस तरीके से रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे किस तरीके से हमारा पहला बैंक बना था और किस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। आप लोग जानते हैं पहले के टाइम पे भारत में इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस दिखती है, जगह जगह पे आपको बैंक्स दिखते हैं, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा रूरल रीजन हुआ करता था और रूरल रीजन्स में जो जमींदार रहेंगे वो रहते थे और वो लोगों को लोन देते थे, उनसे पैसा लेते थे। तो ये सिस्टम पहले से चलता आता था। अब किस तरीके से भारत में इवॉल्व हुआ, तो आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो टॉपिक रहता है हमारा, ये 3 फेजेस में डिवाइड रहता है। पहला फेज जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज, मतलब आजादी से पहले। और जो प्री इंडिपेंडेंस फेज है उसका ईयर शुरुआत होता है 1770 से लेकर 1947। फिर आता है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज जो रहता है उसका शुरुआत होता है 1948 से लेके 1991, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। फिर उसके बाद में तीसरा फेज जो रहता है वो 1991 से लेके मॉडर्न फेज रहता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे, इन तीनों फेज को अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आप लोग नए आए रहेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाले इस वीडियोस के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो पहला हम लोग अगर देखेंगे तो पहला फेज जो शुरुआत होता है उसको प्री इंडिपेंडेंस फेज। तो आपको पता है ये बात है 1770 की, जब उस समय भारत में बहुत लोगों ने भारत को कब्जा करके रखा हुआ है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में कौन कौन है, तो ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, फ्रेंच आ चुके हैं, डच आ चुके हैं, मुगल एम्परर्स भी चल रहे हैं, पोर्चुगीज भी चल रहे हैं। मतलब अगर देखा जाएगा तो सब लोग हम लोगों को बस कब्जा करके रखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं भारत में भी ट्रेड वगैरह चलता था। तो ट्रेड चलता था तो यहाँ से पैसा वहां जाता था, वहां से पैसा यहाँ आता था। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में तो इतना अच्छी तरीके से स्टैब्लिश तो था नहीं बैंक। तो 1770 में एक जो हमारी आए थे पोर्चुगीज, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो हम लोग क्या करते, भारत में भी बैंक को स्टैब्लिश करते। तो उन्होंने 1770 में पहला भारत में बैंक स्टैब्लिश किया, जिसका नाम रखा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि स्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में। और ये जो पोर्चुगीज ने स्टैब्लिश किया था, एक कंपनी ने किया था जिसका नाम था ग्रेट अलेक्जेंडर कंपनी। तो इस तरीके से भारत में पहला बैंक स्टैब्लिश हो गया, जिसका नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा समय बढ़ता गया। तो 19th सेंचुरी जब शुरुआत होता है, तो 19th सेंचुरी के टाइम पे ब्रिटिशर्स जागे, क्योंकि अब तब तक वो लोग हम लोग को अच्छा खासा लूट रहे थे। तो ब्रिटिशर उठे और ब्रिटिशर्स ने सोचा कि चलो यार, पोर्चुगीज वगैरह ने बैंक स्टैब्लिश कर लिया ना, अब एक काम करते, हम लोग भी अपना बैंक स्टैब्लिश करते। तो उन्होंने एज अ एक्सपेरिमेंट 19th सेंचुरी जब चालू होता है तो 1806 में एक पहला बैंक बनाते हैं, जिसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। तो पहला बैंक ब्रिटिशर शुरुआत कर दिया। अब ये कहीं ना कहीं अच्छा खासा चल रहा था। तो इसी बैंक ऑफ कलकत्ता को जो 1806 में बनाया गया था, उसी को 1809 में रीनेम कर दिया गया और उसका नाम रख दिया बैंक ऑफ बंगाल। अब अगर आपको पता रहेगा, ब्रिटिशर्स के टाइम पे 3 प्रोविंसेस जो हुआ करते थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते थे। जैसे 3 प्रोविंसेस कौन से थे, तो पहला प्रोविंसेस था बैंक ऑफ बॉम्बे, या हम लोग देखेंगे बॉम्बे रीजन। फिर दूसरा प्रोविंसेस था मद्रास और तीसरा प्रोविंसेस था बंगाल। ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो जिस तरीके से 1809 में बैंक ऑफ बंगाल हो गया, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स का सक्सेस होते होते उन्होंने एक और बैंक को स्टैब्लिश किया, जिसको मैंने आपको बताया 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे। और यही आगे चलते हुए 3 साल बाद एक और बैंक बनाया, बैंक ऑफ मद्रास। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने अपना प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिशमेंट चालू कर दिया था बैंकों का। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो उन्होंने 1861 में एक नया कॉन्सेप्ट लाया, जिसको हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक बैंक। अब जॉइंट स्टॉक बैंक का मतलब क्या होता है, जॉइंट स्टॉक बैंक का मतलब सिंपल हो जाता है, जहां पर मल्टीपल शेयर होल्डर्स रहेंगे। और इसी तरीके से एक और हमारा बैंक बनता है जो काफी फेमस भी था 1865 में, इलाहाबाद बैंक, जो करेंटली इंडियन बैंक के साथ में मर्ज हो गया है। अब धीरे धीरे जैसे ब्रिटिशर्स का टाइम आगे बढ़ता है, तो उन्होंने देखा कि उनका जो मोटिव था कि चलो हम लोग बैंक स्टैब्लिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो प्रॉपर तरीके से जैसे डिपॉजिट्स रहेगा उनके पास में आ पाएगा। उन्होंने ये मोटिव से शुरुआत किया था और इंडियंस को और अच्छा खासा लोग लूट पाएंगे, इस मोटिव से उन लोगों ने शुरुआत कर दिया था। बट देखा गया कि जब ब्रिटिशर्स ने बैंक्स ओपन किए तो वहां पर जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स रहेंगे उनका बैंक अकाउंट नहीं रहता था। अकाउंट अगर रहेगा तो जो ब्रिटिश के आर्मी वाले रहेंगे उनका रहता था। अगर अकाउंट ओपन रहेगा तो जो बड़े बड़े जमींदार रहेंगे उनका ओपन रहता था। मतलब कहीं ना कहीं कॉमन पीपल के लिए बैंक स्टैब्लिश किया ही नहीं गया था। तो ब्रिटिशर्स सोचा कि चलो हम लोग इसको थोड़ा सा सुधारते हैं। तो उन्होंने 1881 में एक नया कॉन्सेप्ट आया था, जिसका नाम था कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक का मतलब क्या हो जाता था, तो कमर्शियल बैंक का सिंपल से मीनिंग होता है कि अ बैंक विच इज ओपन फॉर ऑल, बट
अब ये इस बेसिस पे कमर्शियल बैंक बना दे कि चलो भाई सभी के लिए ओपन रहेगा, जैसे अभी के टाइम पे भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना जो सभी के लिए फैसिलिटी देते हैं, तो वैसे उन लोग ने भी शुरुआत कर दिया। अब जब उस बेस पे 1881 में पहला बैंक बनता है जिसका नाम था बैंक ऑफ ऑथ एंड कॉमर्स। अब ये कहीं ना कहीं बंद हो गया और इंडियंस खुश भी हो गए कि चलो भाई अब हम लोग वहां पर जाएंगे, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। बट समस्या क्या आई, अब जैसे कोई इंडिविजुअल गया बैंक में, अब वहां पर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही थी। कैसे, तो वहां पर जो एम्प्लॉयज थे, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था बैंक, वहां पर जो एम्प्लॉयज थे वो सब अंग्रेज थे और यहाँ पर हम लोग इंडियंस थे। हमको अपना भाषा के अलावा और कोई भाषा आ ही नहीं रहा था उस समय। कुछ कुछ लोगों को आता था, कुछ कुछ लोगों को अगर हम लोग देखें 80% लोगों को नहीं आता था। तो वहां पर कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था, तो वो भी बैंक आगे चल के क्या हो गया, सक्सेस नहीं हुआ। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो एक फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम है लाला लाजपत राय। उन्होंने सोचा कि चलो यार हमारे देश के लिए इतना तो वो लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, हमारे देश को आजादी तो दिलाए रहे, क्यों ना हम लोग भी बैंक स्टैब्लिश करते। तो लाला लाजपत राय ने 1894-95 के बीच में क्या स्टैब्लिश किया, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो बनाया गया था वो बनाया गया था लाहौर पंजाब में। और पंजाब नेशनल बैंक की खासियत ये थी कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज थे वो सारे क्या थे, इंडियंस थे। और कहीं ना कहीं अभी आप लोग देखते रहोगे पंजाब नेशनल बैंक अभी तक चल रहा है कंटिन्यू और काफी सक्सेस तरीके से रन कर पा रहा है। तो ये थोड़ा सा हमारे भारत में अच्छा हुआ। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो एक समय आता है 1901 से लेके 1911। 1901 से लेके 1911 को हम लोग बोलते हैं गोल्डन एरा ऑफ बैंकिंग। गोल्डन एरा ऑफ बैंकिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय अगर हम लोग देखें 1901 से लेके 1911 के टाइम पे बहुत सारे बैंक स्टैब्लिश हुए थे और उसमें कहीं ना कहीं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक भी स्टैब्लिश हुए थे जो अभी तक प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो ये पीरियड हमारा अच्छा गया। और 1911 में एक और अच्छी चीज हुई थी, वहां पर हमारा पहला स्वदेशी बैंक भी बनाया गया था। अब स्वदेशी बैंक का मीनिंग क्या हो जाता है, तो स्वदेशी बैंक का मतलब हो जाता है जहां पर ओनरशिप और जहां पर एम्प्लॉयज सभी कौन रहेंगे, इंडियंस रहेंगे। पंजाब नेशनल बैंक जो बना था ना तो उसमें सिर्फ एम्प्लॉयज थे और ओनरशिप थोड़ा सा मिक्स रहता था। तो 1911 में जो स्वदेशी बैंक हमारा बनता है उसमें सभी एम्प्लॉयज जो थे वो इंडियंस थे, जो ओनर्स थे वो भी क्या थे, इंडियंस थे। और पहला स्वदेशी बैंक था हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो बना था मुंबई में और प्रेजेंट टाइम तक भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है इसी तरीके से। फिर बैंक तो अच्छे अच्छे चल रहे थे। अब एक समय आता है वर्ल्ड वॉर 1। समय आता है वर्ल्ड वॉर 1 जो शुरुआत हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। और उस समय अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय भारत में पूरी तरीके से कंडीशन खराब हो चुकी थी। भारत की जो इकोनॉमी थी पूरी तरीके से डाउन हो गई थी। भारत के जो बैंक थे लगभग उस समय देखा गया था एक डेटा के अकॉर्डिंग 600 से ज्यादा बैंक भारत में वर्क कर रहे थे और बहुत सारे बैंक्स बैंकक्रप्ट हो चुके थे वॉर की वजह से। तो कहीं ना कहीं हम लोग ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस समय देखी थी। अब जैसे वॉर खत्म होता है तो ब्रिटिशर्स सब सोचते कि अब क्या करें हम लोग, हमारा इतना सारा बैंक्स बनाया था पूरी तरीके से लॉस हो गया, अब हम लोग करें तो करें क्या। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, जो 3 बैंक्स थी ना, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उन तीनों बैंक्स को 1921 में मर्ज कर दिया गया। उन तीनों बैंक्स को 1921 में मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके बना दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब कहीं ना कहीं ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो सेंट्रल बैंक जैसा काम कर रहा था। और आपको अगर आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो 1955 में रीनेम होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। तो ये सोच रहे हो आप लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री 1806 से जुड़ी हुई है ना। अब जब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया तो कहीं ना कहीं ये काम तो कर रहा था बट कहीं ना कहीं ये सक्सेस नहीं हो पा रहा था। और हमारे इंडिया में उस समय नेशनल मूवमेंट्स भी चल रहे थे, तो हमारे जो इंडियंस थे वो इनको भगाना चाह रहे थे और यहाँ पर स्टैब्लिश होना चाह रहे थे, ऐसी कंडीशंस हो रही थी। तो इंपीरियल बैंक भी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा अब हम लोग क्या करें, तो ब्रिटिशर्स ने 1926 में एक कमीशन को बुलाया जिसको हम लोग कहते हैं रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ऑल्सो नोन एज हिल्टनियन कमीशन। 1926 में वो कमीशन भारत में आती है और जैसे भारत में आई तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर चलता था उस समय, उसका नाम था बंगाल गैजेट। और बंगाल गैजेट में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास में आइडिया रहेगा बैंक रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। तो उनको एक हफ्ते बाद लेटर रिसीव होता है जिस लेटर में लिखा था अगर आपको अपने बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना रहेगा तो आपको एक सिंगल सेंट्रल बैंक और सिंगल करेंसी के कॉन्सेप्ट के साथ आना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बैंकों को या हमारे जो कमीशन थे उनको अच्छा लगा और उन्होंने देखा कि हाँ ये किसने भेजा होगा। तो ये जो लेटर भेजा था वो भेजा था BR अम्बेडकर जी ने। और कहीं ना कहीं ये आइडिया को 1927 में पार्लियामेंट में पास कराने के लिए यूके में रखा गया। बट
वो प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाया, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा अब क्या करें। तो धीरे धीरे इंडियंस का भी प्रेशर बढ़ रहा था कि हमारे यहाँ पर भारत में एक प्रॉपर सेंट्रल बैंक होना चाहिए, आप सब क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो 1934 में उस समय ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास हो जाता है और इस तरीके से हमारा आता है आरबीआई एक्ट 1934 और इसी तरीके से भारत में आरबीआई बैंक स्टैब्लिश हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब स्टैब्लिश हो जाता है, तो इसका आपको याद रखना रहेगा डेट, 1 अप्रैल 1935 को ये क्या हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब ये आरबीआई बना था हमारा, तो आरबीआई एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था। और अगर हम लोग देखें इसका इनिशियल कैपिटल कितना था, तो 5 करोड़ इसका इनिशियल कैपिटल्स था। और अगर हम लोग इसकी कुछ और फैक्चुअल चीजों के बारे में बात करें, तो जब आरबीआई बना था तो उसका हेडक्वार्टर रखा गया था कलकत्ता में। 1937 के बाद में उसको चेंज कर दिया गया, कहां पर कर दिया, मुंबई में। तो चलिए यहां तक हमारा कंप्लीट क्या हो जाता है, फर्स्ट फेज। और सेकंड पार्ट इसका आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।